सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए बिहार पुलिस टॉप 20 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगी कि प्लीज एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा गाइस, और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट होता है। एंड मैं इसके साथ साथ बहुत सारी चीजों को आपको क्लियर आउट करूंगी। इनफैक्ट मैं चीजों को हाईलाइट विद पिक्चर के साथ लेकर आई हूँ, ताकि आपसे जितना ज्यादा मुझसे जितना ज्यादा हो सके आपकी चीजों जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको मैं क्लियर आउट करूँ, और आपके जो भी प्रिपरेशन है उसको आसान बनाऊं। तो गाइज, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज नोट जरूर करिएगा एंड रिवीजन जरूर करिएगा। और ये जो है आपका बिहार पुलिस का टॉप 20 जीके जीएस है गाइज, तो ये आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है गाइस कि निम्न में से कौन सा अयस्क से लौह धातु प्राप्त होती है। तो कौन से अयस्क से जो है वो हमें लौह धातु प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए बॉक्साइट से, ऑप्शन बी एंथ्रासाइट से, ऑप्शन सी मोनोजाइट से, या ऑप्शन डी मैग्नेटाइट से। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैग्नेटाइट से जो है वो हमें लौह धातु प्राप्त होती है। अगर जरूरी नहीं है आपसे यहाँ पे जो है मैग्नेटाइट के बारे में पूछ दे, अगर आपसे यहाँ पे बहुत कुछ पूछ सकता है। यहाँ पे मैग्नेटाइट भी दे सकता है या हेमेटाइट भी दे सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे बॉक्साइट की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा कि बॉक्साइट से हमें कौन सी धातु प्राप्त होती है। तो एल यानी एल्युमिनियम धातु जो है वो हमें बॉक्साइट से प्राप्त होती है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें मोनोजाइट से, तो थोरियम, ठीक है, थोरियम जो है वो हमें मोनोजाइट से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि थोरियम जो है वो किससे प्राप्त होता है, किस अयस्क से, तो याद रखिएगा थोरियम से जो है वो हमें मोनोजाइट से जो है वो हमें थोरियम प्राप्त होता है। उसके बाद अगर एंथ्रासाइट की बात करें तो ये बेस्ट कोयला कोयला का जितना भी क्वालिटी होता है उस समय जो बेस्ट क्वालिटी जो होता है वो एंथ्रासाइट का होता है, ठीक है। तो बेस्ट क्वालिटी जो होता है वो एंथ्रासाइट का होता है कोयले में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेस्ट क्वालिटी कोयला, ठीक है। तो ये आप भूलिएगा नहीं और इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टाइप से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो ये याद रखिएगा कि बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोयला जो है वो एंथ्रासाइट का है। बॉक्साइट से हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है, और मोनोजाइट से हमें थोरियम प्राप्त होता है। और मैग्नेटाइट हो या फिर आपसे हेमेटाइट दे दे तो ध्यान रखिएगा वो उससे हमें लौह धातु प्राप्त होता है। और अगर आपसे पूछ दे कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, Fe2O3, ये इसका जो है वो फॉर्मूला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, इसमें जब नींबू के रस में जब सोडा वाटर इसमें ऐड करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के बुलबुले निकल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, तो ऑप्शन ए उदासीन होता है, ऑप्शन बी क्षार होता है, ऑप्शन सी अम्ल होता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो गाइस, जब भी सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं और जो वो बुलबुले निकलते हैं वो हमेशा क्षार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो बिहार में स्थित है। तो बिहार में कौन सी झील स्थित है, तो ऑप्शन ए काम झील, ऑप्शन बी सांभर झील, ऑप्शन सी अनुपम झील, या ऑप्शन डी सुखना झील। तो गाइज याद रखिएगा, जो कामा झील है ये हमारा राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कामा झील आपसे पूछे तो ये राजस्थान में है। ये आपको तो ध्यान रखना ही है। अगर पूछे आपसे कि राजस्थान में कहाँ पे है, तो ये भी अगर क्वेश्चन पूछ दे तो ये भी याद रखिएगा कि ये जयपुर के नगर के समीप है, ठीक है। तो राजस्थान में जो जयपुर नगर के समीप है ये हमारा जो है कामा झील है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जयपुर, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ जयपुर। उसके बाद अगर सांबर झील की बात करेगा तो सांबर झील भी जो है वो भी हमारा राजस्थान में ही, आपको ध्यान रखना है। सांबर झील है ये भी हमारा राजस्थान में, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। खारे पानी की जो झील है ये हमारी सांबर झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील हमारी सांबर झील है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये याद रखना है कि सांबर झील है वो कहाँ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान में है। उसके बाद बात करते हैं अनुपम झील के बारे में।
सो गाइस अनुपम झील जो है वो हमारा बिहार में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर पूछे कि बिहार की कहाँ, तो ये कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में स्थित है हमारा अनुपम झील। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य में हमारा अनुपम झील है। और ये कैमूर कहाँ पड़ता है, तो ये बिहार में, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सुखना झील के बारे में। तो सुखना झील जो है गाइस हमारा, ये हमारा चंडीगढ़ में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सुखना झील हमारा कहाँ है, तो चंडीगढ़ में। ये उतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है गाइस चंडीगढ़ वाला, बट फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं और इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। बट ये कामा झील, सांबर झील और अनुपम झील, ये तीनों झील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। और ये अध्ययन से रिलेटेड एक प्रश्न आपका रहता ही है, यानी कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि पीडोलॉजी में जो है वो किसका अध्ययन होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्पों का, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये बहुत टाइम ऐसे पूछा गया ये प्रश्न है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो पुष्पों का अध्ययन आपसे पूछे तो ये आप याद रखिएगा कि पुष्पों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी जो होता है वो हमारा पुष्पों का अध्ययन होता है गाइस। और इसको तो मैं आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगी गाइस कि प्लीज इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है वो एक प्रश्न रहता ही है गाइस कि इस किसका अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये याद रखिएगा कि पुष्पों का अध्ययन जो है वो एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें बीजों का अध्ययन, तो बीजों का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है, तो ये स्पर्मोलॉजी। स्पर्मोलॉजी जो है वो बीजों का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो स्पर्मोलॉजी में यहाँ पे लिख देती हूँ, ये आपको ध्यान रहेगा। स्पर्मोलॉजी जो है वो बीजों का अध्ययन कहलाता है। प्लीज गाइस इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो स्पर्मोलॉजी जो है वो बीजों का अध्ययन कहलाता है, एंथोलॉजी जो है वो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। उसके बाद बात करें पीडोलॉजी का गाइस, तो पीडोलॉजी जो है वो हमारा भूमि का अध्ययन है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इस हिसाब से तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें घासों का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, घासों का अध्ययन अगर पूछे कि घासों का अध्ययन किसे कहते हैं, एग्रेस्टोलॉजी। जो एग्रेस्टोलॉजी है, ये हम घासों के अध्ययन को एग्रेस्टोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे यहाँ पे क्या है ना कि भूमि का अध्ययन का थोड़ा सा जो है वो लोगों को याद भी रहता है, बट जो घासों का अध्ययन है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो बहुत लोग इसको याद नहीं कर पाते हैं। तो अक्सर ये एग्जाम में देखने को मिला है, एग्रेस्टोलॉजी जो है वो हमें घासों का अध्ययन कहते हैं, और पीडोलॉजी जो है वो भूमि का अध्ययन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए मैं यहाँ पे इसमें स्टार लगा देती हूँ कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है कि जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल जो है वो प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे क्या है ना कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर देंगे 101, बट ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपसे क्या पूछ रहा है जीएसटी के लिए। मैं इसलिए इसको हाईलाइट नहीं किया हूँ, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बिल प्रस्तुत किया, ठीक है। आपसे एक्ट नहीं पूछ रहा है, आपसे बिल पूछ रहा है। एक्ट रहता तब 101वां हो जाता, ठीक है, कि कौन सा ये था। बट आपको ध्यान रखना है कि कौन सा संविधान संशोधन था, तो वो 101वां जो है वो एक्ट था। बट बिल आपसे पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए 101वां, ऑप्शन नंबर बी 122वां, ऑप्शन सी 128वां, या ऑप्शन डी 104वां। सो गाइज इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 122वां जो था ये आपका बिल था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपका 101वां था वो एक्ट था, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर जब भी बिल के बारे में पूछे तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 122वां, और जब भी एक्ट के बारे में पूछे तो वो हो जाएगा आपका 101वां, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि ये किस समिति की सिफारिश पे जो है वो स्टार्ट किया गया था, तो ये याद रखिएगा विजय कलकर समिति। विजय कलकर समिति जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम जो है बहुत सारे एग्जाम में, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम में ये प्रश्न देखने को मिला है। तो याद रखिएगा विजय केलकर समिति की सिफारिश पे जो है वो जीएसटी लाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। विजय केलकर समिति ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा इस समिति को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ विजय केलकर समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो बैक्टीरिया यानी जीवाणु से जो है वो कौन कौन सा रोग होता है, तो ऑप्शन ए तपेदिक, ऑप्शन बी चेचक,
ऑप्शन सी पीलिया या ऑप्शन डी ये सभी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तपेदिक जो है वो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। अगर बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में अगर आपसे 2-3 और प्रश्न पूछ ले तो यह ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्लेग, प्लेग जो है ये भी हमारा जो है वो बैक्टीरिया से होता है और बहुत टाइम ये प्रश्न देखने को मिला है कि प्लेग जो है वो किस रोग किसके कारण होता है, तो ये याद रखिएगा ये बैक्टीरिया के कारण जो है वो प्लेग होता है। उसके बाद अगर बात करें डिप्थीरिया, डिप्थीरिया जो है वो भी हमारा जो है वो बैक्टीरिया से होता है। तो पहला तो हमारा प्लेग हो गया, दूसरा हमारा डिप्थीरिया हो गया, ये भी आप ध्यान रखिएगा डिप्थीरिया। उसके बाद अगर आपसे पूछे तीसरा काली खांसी, काली खांसी भी जो है वो हमारा बैक्टीरिया से होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि काली खांसी भी जो है वो बैक्टीरिया से होता है। तो मैं इसमें 5 बता देती हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। तो ये जो है ये जितना भी मैं बताई हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं जितने भी इसके बारे में बोले हो। सबसे पहले आपका काली खांसी, प्लेग, डिप्थीरिया और तपेदिक, ये सब जो है ये जितने भी ये रोग हैं ये आपके बैक्टीरिया से होते हैं। और एक और लिख लीजिएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइफाइड। तो टाइफाइड जो है ये भी पूछता है कि टाइफाइड जो है वो किसके कारण होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि टाइफाइड जो होता है वो भी हमारा बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये जितने भी रोग हैं सब बैक्टीरिया के कारण होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये जितने भी रोग हैं सब बैक्टीरिया के कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि कटे हुए सेब का रंग कुछ देर के बाद भूरा हो जाता है क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बनाता है। यानी कि क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि कुछ देर के बाद जब हम सेब को कट करते हैं, सभी स्टूडेंट जितने भी होंगे या जो भी स्टूडेंट नहीं भी हैं वो सब देखते भी होंगे कि जैसे सेब कट करते हैं उसके कुछ टाइम बाद उस पे भूरा आ जाता है, भूरा कलर उस पे आ जाता है जब वो काटने के कुछ समय के बाद। तो मतलब कि उसमें जो है वो वायु से तो क्रिया करता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायु से क्रिया करके वो क्या बनाता है। तो आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी पोटेशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम ऑक्साइड या ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आयरन ऑक्साइड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ये वायु से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, और ये बिहार पुलिस वाले लोग के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है गाइस, आप सभी के लिए। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई है वो कितनी है, और ये आप सभी को पता होना चाहिए। इनफैक्ट बिहार पुलिस वाले ही नहीं, अगर आप बिहार लेवल पे कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आपके ऑप्शन है 4,595 किलोमीटर, ऑप्शन बी 4,246 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,986 किलोमीटर या ऑप्शन डी 4,258 किलोमीटर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 4,595 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 4,595 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, और फिगर में आप देख सकते हैं ये वही धातु है जिसे हम चाकू से काट रहे हैं, और ये बिल्कुल आसानी से कट रहा है। जहां जहां मैं सर्कल कर रही हूँ आप देख सकते हैं ये चाकू से कट रहा है। तो बताइए कि कौन सी धातु है जो ये चाकू से कट जा रही है। तो ऑप्शन ए मरकरी, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी आयरन या ऑप्शन डी कॉपर। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो सोडियम है, सोडियम धातु को जो है वो आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, और ये बहुत टाइम का ये जो है बहुत टाइम जो है आपको ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बार पूछा गया है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में उपजाई जाती है। तो बिहार में कौन सी उपजाई जाती है। तो ऑप्शन ए दशहरी, ऑप्शन बी जर्दालू, ऑप्शन सी सफेदा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सफेदा जो होता है वो बिहार में उपजाई जाती है। बहुत टाइम ऐसे सुनते भी होंगे कि जो मालदा है ये सफेदा मालदा है, सफेदा मालदा ऐसे सुनते होंगे बहुत टाइम जब आम का सीजन आता है। तो अभी आम के सीजन चल भी रहे थे। तो जो सफेदा होता है वो सिर्फ बिहार में उपजाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निर्मल मेहता कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिनिधि है। और ये भी मोस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो आपसे पूछ रहा है कि निर्मल मेहता जो है वो कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस की जो है वो प्रतिनिधि है। तो ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी मणिपुरी या ऑप्शन डी कथक। तो गाइज आप सभी को पता होगा कि जितने भी आपके क्लासिकल डांस है वो टोटल 8 है, यानी कि जो आपके शास्त्रीय नृत्य है वो कितने हैं, वो आपके शास्त्रीय नृत्य जो है वो टोटल 8 है। और इसमें जो है सबसे नया नृत्य जो है वो आपका कौन सा है, सबसे नया नृत्य जो है वो आपका सत्रिया है। और सबसे पुराना जो है वो आपका तमिलनाडु है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो निर्मल मेहता जो है वो किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिनिधि है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी की जो है वो निर्मल मेहता इस जो प्रतिनिधि है। और सिर्फ इसमें जो है वो निर्मला मेहता नहीं गए, इसमें दो नाम और जो है जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहला झावेरी बहन, झावेरी बहन तो आप सभी सुने होंगे गाइस। झावेरी बहन जो है ये भी आपकी मणिपुर से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, झावेरी बहन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको नोट कर लीजिएगा। जो झावेरी बहन है ये भी आपके मणिपुर से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना। और ये बहुत टाइम ये पूछा भी गया है। उसके बाद एक और नाम आप याद रखिएगा गाइस मणिपुर से। तो ये एक तो निर्मल मेहता हो गया, दूसरा आपकी झावेरी बहन, और तीसरा आपको याद रखना है सविता मेहता। ठीक है, सविता मेहता जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सविता मेहता किससे है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सविता मेहता जो है ये आपके मणिपुर से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये दोनों नाम जो है इससे संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो है ये आपके मणिपुर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ककोला जलप्रपात जो है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी नालंदा या ऑप्शन डी नवादा। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नवादा में जो है वो आपका खकोला जलप्रपात है। और ये भी याद रखिएगा कि 150 मीटर की ऊंचाई से जो है यहाँ पे पानी गिरता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपके 150 मीटर, ठीक है, 150 मीटर की ऊंचाई से जो है यहाँ पे जो पानी गिरता है वो 150 मीटर की ऊंचाई से, ये जो पानी जो है वो 150 मीटर गिरता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस जो है वो वातावरण में नहीं पाई जाती। तो नोबल गैस जो है वो आपकी कितनी, पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये नोबल गैस जो है वो आपके कौन कौन से है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हीलियम की, ये भी आपका नोबल गैस है। उसके बाद बात करें नियोन की, ये भी आपका नोबल गैस है। उसके बाद अगर बात करें आर्गन की, तो ये भी आपका नोबल गैस है। उसके बाद अगर बात करें क्रिप्टॉन की, तो ये भी आपका नोबल गैस है। उसके बाद अगर बात करें हम जेनॉन की, तो ये भी आपका नोबल गैस है। उसके बाद बात करें रेडॉन की, ये भी आपका नोबल गैस है। और उसके बाद बात करें ओगनेशन की, तो ये भी आपका नोबल गैस है। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, और इसका जो सिंबल होता है वो ओजी होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन सी नोबल गैस जो है वो वातावरण में नहीं पाई जाती, यानी इसमें से जो होता है ये तो सब है। ठीक है, आपके जितने भी ऑप्शन है ये सारे आपके नोबल गैस है, लेकिन कौन सी गैस है जो वातावरण में नहीं पाई जाती है। तो याद रखिएगा रेडॉन जो है वो हमारी वातावरण में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रेडॉन का आपका यहाँ सिंबल बना हुआ है आर्यन, ये हमारी वातावरण में नहीं पाई जाती। ये ध्यान रखिएगा गाइस, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ, आपको नोट कर लेना है गाइस। और ये क्वेश्चन सब जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। और गाइस इसमें इतना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिहार केसरी का जब भी आता है तो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बताइए कि बिहार केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध। तो ऑप्शन ए कपूरी ठाकुर, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिन्हा या ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। सो गाइस बहुत लोगों को लगता है, बहुत से ज्यादा लोगों को लगता है कि बिहार केसरी के नाम से जो है वो लाला लाजपत राय संबंधित है। तो ये आपका जो है ये रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ये नहीं है, ये गलत आंसर है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। लाला लाजपत राय नहीं है संबंधित। आपके जो बिहार केसरी के नाम से संबंधित है वो आपके श्री कृष्ण सिन्हा जी है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्री कृष्ण सिन्हा।
अगर बात करें गाइस लाला लाजपत राय के बारे में कि ये किस मतलब कौन से नाम से प्रसिद्ध है, तो ये आपके पंजाब केसरी से संबंधित है, ना कि बिहार केसरी से। ठीक है, तो लाला लाजपत राय की बात जब भी होगी तो आपको ध्यान रखना है कि पंजाब केसरी से जो है वो हमारे लाला लाजपत राय संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, पंजाब केसरी से जो है वो लाला लाजपत राय प्रसिद्ध है, और बिहार केसरी से जो है वो हमारे श्री कृष्ण सिन्हा संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सीधे केसरी की वजह से ना लोग गलत कर देते हैं बहुत ज्यादा। तो बिहार केसरी जब भी आएगा तो श्री कृष्ण सिन्हा, और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, इस दोनों नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक जो है वो अरविंद घोष के द्वारा लिखित है। तो सिर्फ यहाँ पे जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका अरविंद घोष के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। यहाँ पे जो मैं चार ऑप्शंस दी हूँ, ये चारों ऑप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से गाइस, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो आप सभी से बोलूंगी कि प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है, थोड़ा सा भी अगर कंफ्यूज है तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा और नोट करिए और उसको रिवीजन करिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑप्शन ए यानी कि इंडिया डिवाइडेड की, तो इंडिया डिवाइडेड जो है वो हमारा राजेंद्र प्रसाद से जुड़ा हुआ है, मतलब कि इनके लेखक जो है वो राजेंद्र प्रसाद है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर बात करें आपके गीता रहस्य की, तो गीता रहस्य जो है वो हमारे तिलक साहब ने लिखा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो तिलक साहब जो है वो हमारे लिखे हैं गीता रहस्य, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर लाइफ डिवाइन की बात करेगा इस, तो लाइफ डिवाइन जो है वो आपके अरविंद घोष लिखे हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया। और उसके बाद इंडियन मीन्स फ्रीडम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारा अबुल कलाम आजाद के द्वारा जो है हमारा लिखा गया, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो ये आपको याद रखना है, इंडियन मीन्स फ्रीडम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइस। तो आपसे पूछ रहा है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई भी जाती है और लागू भी की जाती है। तो ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी एसोचैम, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है वो आपकी मौद्रिक नीति को जो है इसके द्वारा जो है वो बनाई भी जाती है और लागू भी की जाती है। दोनों काम जो किया जाता है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को किस अनुच्छेद के अनुसार ग्राम पंचायतों के गठन का किया जाना जो है वो किस अनुच्छेद के द्वारा है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर नीति निर्देशक की बात करें तो ये आपका जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपका 36 से लेकर 51 तक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि ये किसके अनुसार जो है वो ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 40 अनुच्छेद 40 के द्वारा। तो ये जो है आपको अनुच्छेद ये याद रखना है, 36 से लेकर जो 51 तक है, यहाँ जो है आपके राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये आपको ध्यान रखना है। और अनुच्छेद 40 में जो है वो ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में कहा गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पशुपालन के बारे में बात करें तो पशुपालन को बढ़ावा देना जो है वो आपका अनुच्छेद 48 में कहा गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद समान सिविल संहिता जो है वो कहा गया आपके अनुच्छेद 44 में, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें तो वो आपका अनुच्छेद 44 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, और ये रहा हमारा चूना और ये रहा हमारा पानी, अगर इस दोनों को मिलाएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी। तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हीलियम, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जब भी चूने और पानी को मिलाने पर जो गैस निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, यानी कि हमारा CO2 निकलेगा। तो इसका जो ये है ये आपको लिख लेना है CO2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा CO2 निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा चलाई। और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि पहले जो है वो भू अनुदान दिया जाता था, यानी कि कुछ भी होता था तो उसमें जो है वो भूमि दी जाती थी। लेकिन उसके बाद भूमि के बाद जो है इसमें से पूछ ही रहा है कि कौन है जिन्होंने नगद वेतन देने की प्रथा चलाई थी। तो ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या ऑप्शन डी इल्तुतमिश। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नगद वेतन देने की प्रथा जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो बताइए कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन ए। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए जो है वो हमारे पपीता में पाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो होपफुली गाइस आप लोगों को ये सेशन पसंद आया और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपसे कितना ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुआ है। और मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।